हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की वर्कबुक, जिसका कार्यपत्रक नंबर 13, 14, 15 और 16 का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 12 तक अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। आज का ये वीडियो कार्यपत्रक नंबर 13 शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र के विभिन्न पाचन अंगों के नाम लिखिए। मानव पाचन तंत्र, उसके विभिन्न, आपको एक डायग्राम दे रखा है और कुछ नाम दे रखे हैं। इन नामों को आपको इस चित्र को देख करके उसमें दर्शाना है। मुख है, ये देखो मुख, फिर मुख गुहा, ग्रेषणी, ग्रहणी, ये डायफ्राम है, पित्ताशय, पित्तवाहिनी, यकृत, ये आमाशय है, ये आंत्र है, यकृत, ये अग्नाशय, बड़ी आंत, मलद्वार और परिशेषिका। इस प्रकार आपको जो नाम दिए हैं इनको देख करके आपको इस डायग्राम में दर्शाने हैं। अगला क्वेश्चन है चूने के पानी में नली से फूंक मारने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि मनुष्य जब श्वसन करता है तो O2 गैस लेता है और CO2 छोड़ता है। चूने के पानी में जब हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग है वो दूधिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि चूने का पानी है वो CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, जो कि दूधिया होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र का रेखा चित्र। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2 बार रुधिर वो हृदय से होकर गुजरता है। इसका आपको रेखा चित्र बनाना, डायग्राम बनाना है, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। आप वहां से देखकर इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न जीवों के समूह में से कौन सा समूह है जिसमें भोजन सामग्री शरीर के बाहर पचित और अवशोषित की जाती है? हमें एक समूह दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसके अंदर भोजन है उसको शरीर के बाहर ही पचित किया जाता है और अवशोषित किया जाता है? तो वो कौन सा है? पैरामीशियम, अमीबा और कुस्कुटा। अगला प्रश्न है संकुचन के समय हृदय के अंदर कौन सी प्रक्रिया रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है? जब संकुचन होता है हृदय में तो रुधिर को वापस जाने से रोकने वाली कौन सी प्रक्रिया है? तो उसका सही आंसर होगा हृदय के वाल्व। हृदय में पाए जाने वाले वाल्व होते हैं जो रक्त को वापस जाने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है किस में होता है? विऑक्सीजनित रक्त है उसका प्रवाह किस में होता है? शिराओं में होता है। पादपों में पत्तियां उत्सर्जन में सहायक होती है। पादप की जो पत्तियां है वो उत्सर्जन का कार्य करती है। वो कैसे करती है? तो पादपों की जो पत्तियां होती है वो क्या करती है, उनके किनारों पे रंध्र पाए जाते हैं और उन रंध्रों से वो गैसों का आदान प्रदान करती है, उत्सर्जन का कार्य वो करती है। इसी के साथ ही हमारे कार्यपत्रक नंबर 13 होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 14 पर। पहला प्रश्न है जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम है ये क्या कार्य करता है? जाइलम पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल वो वह अन्य पोषक तत्व खनिज लवणों का अवशोषण करना, और फ्लोएम का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण के बाद जो घुलनशील पदार्थ होते हैं या जो भोजन बनता है उसे पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न है गाय की क्षुद्रांतर लंबी व शेर की क्षुद्रांतर छोटी होती है, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गाय गाय क्या खाती? घास खाती है, पादपों खाती है, जो कि जटिल शर्करा युक्त सेल्यूलोज होते हैं और सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए अधिक समय लगता है, इसलिए इनकी आहारनाल क्या होती है? बड़ी होती है। जबकि शेर क्या होता है? मांसाहारी होता है जो जल्दी पाचन करता है। अगला प्रश्न है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमारी पुस्तक में दिया हुआ मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र, जिसको आप देख के यहाँ बना सकते हैं। अगला प्रश्न है डायलाइसिस क्या है?
डायलाइसिस क्या है? डायलाइसिस क्या है? डायलाइसिस यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। रक्त को शुद्ध करने की, छानने की एक कृत्रिम विधि है। किसी व्यक्ति के गुर्दे यानी किडनी खराब होने पर यह तकनीकी काम में आती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है। CO2 और H2O पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं, तो हमें पता है क्या बनता है। एक तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और फिर क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। इस तरीके से ये विक्रिया है वो पूर्ण होती है। इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 14 पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 15 पर। कार्यपत्रक नंबर 15 जिसका पहला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को प्रेरित करने का और उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत नासाद्वार से वायु कूपिका तक तथा वायु के मार्ग को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इसका भी चित्र है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, आप वहां से इन चित्र को देखकर यहाँ उतार सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य होता है उसका बीपी ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? तो प्रकुंचन जो दाब होता है वो 120 mmHg होता है, और अनुशीतलन जो होता है वो 80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का रंग लाल होता है जबकि लसिका रंग विहीन होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो रुधिर होता है उसका लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रुधिर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है, जबकि लसिका होती है उसमें किसी प्रकार का हीमोग्लोबिन है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका रंग है वो रंग विहीन होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत्र में कौन सी रचना पाई जाती है तथा उनकी क्या विशेषताएं होती है? तो पचा हुआ भोजन है उसका सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। शुद्धांत्र में अनेक अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है। शुद्धांत्र होता है उसमें अनेक अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम में इसका क्या कार्य होता है, यह अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की हर कोशिका में पहुंचाने का कार्य करती है। इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 15 होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 16 पर। कार्यपत्रक नंबर 16 इसका पहला प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? भोजन का जब अंतर्ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मुख में लार है वो भोजन को क्या करता है, लसलसा बनाता है। लार भोजन को लसलसा बनाती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है, वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। तो नेफ्रॉन है वो वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है, जलीय जीवों में की श्वसन दर है वो स्थलीय जीवों से अधिक होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है, जलीय जीवों में श्वसन दर ज्यादा होती है जबकि स्थलीय जीवों में कम होती है? इसका उत्तर है, जलीय जीव पानी में घुली हुई O2 का उपयोग करते हैं। जलीय जीव क्या करते हैं, जल में घुली हुई O2 का उपयोग करते हैं जो कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम है। अतः जलीय जीवों की श्वसन दर है वो अधिक होती है। ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए वो जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है जिससे शरीर में थकान व कमजोरी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताने हैं। तो एक हो गया अमीबा और दूसरा पैरामीशियम।
क्वेश्चन नंबर 6, पादपों के कोई दो अपशिष्ट उत्पाद के नाम बताइए। पादप अपशिष्ट के रूप में क्या करेंगे? CO2 है, जल वाष्प है, ऑक्सीजन है। ये अपशिष्ट के रूप में या रेजिन के रूप में, गोंद के रूप में अपशिष्ट पदार्थ है वो निकालते हैं। अगला प्रश्न है, मछली और मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में कोई एक अंतर बताइए। तो मनुष्य में है वो कैसा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि मछली में एकल परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। इसी के साथ ही ये कार्यपत्रक नंबर 16 भी होता है पूर्ण। आज हमने अध्ययन किया है कार्यपत्रक नंबर 14, 13, 14, 15 और 16 का। यह कार्यपत्रक है, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका अध्ययन आप अच्छी तरीके से कीजिए ताकि आपके अच्छे अंक है वो प्राप्त हो सकें। और आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए कार्यपत्रक, नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।